हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए सिखाऊंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो अपनी कंपनी है उसको किस तरह से बंद किया जाता है। पहले तो ये समझेंगे कि कंपनी क्यों बंद होती है, किस तरह से बंद होती है। ठीक है, तो मैं इसके लिए दो रीजन दूंगा आपके लिए। जो कंपनी है वो कभी कभी वॉलेंटरी बंद हो जाती है और कभी कभी कंपलसरी उसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बंद करना ही पड़ता है। ठीक है, अब वॉलेंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई पार्टनर अगर अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है तो कर सकता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या फिर उसे इंटरेस्ट नहीं है, या तो उस बिजनेस की जगह उसे कोई दूसरा बिजनेस पसंद है। ठीक है, ये तो हो गया वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, जिस तरह से जो पार्टनर है वो अपने आप ही उस कंपनी के लिए बंद कर सकता है। ठीक है, अब एक होता है अपना डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी अगर इलीगल एक्टिविटी करती है, इलीगल एक्टिविटी मतलब कोई गलत काम। ठीक है, अगर कोई गलत काम कर रही है तो क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। तो वहां पर क्या बोलेगी गवर्नमेंट कि आपके लिए अपनी कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा और वहां पर वो जो गवर्नमेंट है उस कंपनी के लिए बंद करा देगी। तो यहाँ पर कंपनी दो तरह से बंद होती है। या तो पार्टनर खुद ही कंपनी के लिए बंद करेंगे। ठीक है, या तो गवर्नमेंट बंद करेगी प्रेशर से। ठीक है, गवर्नमेंट कंपलसरी डिसोल्यूशन करती है। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि उस कंपनी में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। अगर उस कंपनी में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है इसका मतलब वो कंपनी बंद होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो भी कंपनी को बंद होना पड़ता है। रिटायर हो गया पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उसे लाइन चेंज करनी है बिजनेस की, तो इन सभी सिचुएशन में आपका बिजनेस जो है वो बंद होना होता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रोसीजर बता रहा हूं जो बिजनेस है वो किस तरह से बंद होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बैलेंस शीट लेते हैं हम। बैलेंस शीट, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बैलेंस शीट लेकर समझते हैं कि जो डिसोल्यूशन वो किस तरह से होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी बंद हो जाना। और कंपनी बंद होती है तो ऐसे ही बंद नहीं हो जाती है। कंपनी को बंद करने के लिए देखना पड़ता है कि भाई कंपनी के अंदर बहुत सारी एसेट है। ठीक है, अब बहुत सारी एसेट है और बहुत सारी लाइबिलिटी भी है। कुछ लोगों से कर्जा भी ले रखा है ना, और कुछ लोगों को कर्जा दे भी रखा है, और कुछ एसेट अपने अपने कंपनी के अंदर भी है। तो इनका क्या, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी तुम्हारी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, उस वजह से अगर कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी क्या करती है, उस अपने आप को डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है, तो डिसॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक लिक्विडेटर के लिए अपॉइंट किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर कौन होता है, एक्सपर्ट। ठीक है, किस चीज का एक्सपर्ट होता है, ये जो लिक्विडेटर है ये काम करता है कि भाई आपकी सारी एसेट को वैल्यू करेगा कि सारी एसेट कितने कितने रुपए की है, आज के टाइम पर कौन सी एसेट की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालेगा सारी एसेट की। वैल्यूज निकालने के बाद ये लिक्विडेटर क्या करेगा, सारी एसेट के लिए, सारी एसेट के लिए क्या करेगा, सेल कर देगा। ठीक है, सारी एसेट के लिए सेल करेगा, और जो भी पैसा आएगा सेल करने के बाद, जो भी अमाउंट आता है, कैश आता है, उस कैश का इस्तेमाल करेगा लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बहुत सारा पेमेंट आ गया है लिक्विडेटर के पास, तो वो क्या काम करता है, उस थोड़ा अमाउंट क्रेडिटर को देगा, बिल्स पेबल को दे देगा, बैंक को दे देगा। ठीक है, इन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे देता है जो भी कैश आता है। बाकी बचा ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स का कैपिटल है। अगर पैसा बचा तो इन्हें भी दिया जाएगा। ठीक है, जो रिजर्व है, अब ये रिजर्व तो लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी की एक तरह से लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी अगर बंद हो गई है तो ये
कंपनी की लायबिलिटी नहीं रही। ये रिजर्व किसकी प्रॉफिट है? पार्टनर की प्रॉफिट है, जिन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। ये जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। जब भी कोई भी फर्म बंद होती है तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर कौन होता है? एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जिसे नॉलेज होती है कि सारी एसेट को किस तरह से वैल्यू किया जाता है और उन्हें किस तरह से बेचा जाता है। और बेचने के बाद जो भी पैसा आता है वो एकदम सिस्टम से पेमेंट करता है। किसका? लाइबिलिटीज का। जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है उनका सबसे पहले पेमेंट करता है। समझ में आया? तो ये लिक्विडेटर है, ये ऐसे फ्री में तो काम करता नहीं है, ठीक है। ये अपनी फीस चार्ज करता है, तो इसको क्या देनी पड़ती है? इसको फीस देनी पड़ती है। ओके, और जो भी खर्चा ये सेल करते टाइम पर या वैल्यू करते टाइम पर जो भी खर्चा करता है, मान लो कि इसने एसेट को वैल्यू किया या सेल किया, सेल करते टाइम पर इसने कोई भी खर्चा किया, जो भी खर्चा करेगा वो कंपनी से रिटर्न ले लेता है। अगर ये 10,000 रुपये अपनी जेब से खर्चा करेगा तो ये खुद से नहीं भरेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? कंपनी से उसे रीइंबर्स करा लेगा, रिटर्न ले लेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिसोल्यूशन का सिस्टम है। इसके लिए प्रॉपर एंट्री की जाएगी एकदम सिस्टम में। आपके लिए 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा, जो आप 6 स्टेप फॉलो करोगे और आपका जो डिसोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं आपके लिए पहले 6 स्टेप लिख दे रहा हूं, उन्हीं 6 स्टेप से आपके लिए चलना है। पूरा का पूरा डिसोल्यूशन एकदम खत्म हो जाएगा, बहुत ही ईजी है एकदम। Steps for solving dissolution. Step number 1, transfer all balances of अकाउंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और आपका एक आता है लोन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, जो भी बैलेंसेस है, अगर आपके अकाउंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, ये अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इनके जो बैलेंसेस है ना वो उनमें पहले डाल दो। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। थर्ड स्टेप है तुम्हारा ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ वाला स्टेप है ट्रांसफर आरडीडी इफ एनी। अगर आरडीडी रहेगा तभी ट्रांसफर करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। अभी तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन करूंगा तो एकदम सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। ये डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स। आपके लिए सारा का सारा रिजर्व जितना भी बैलेंस शीट में दिया है सबका सब पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 6 वाला एडजस्टमेंट है सॉल्व एज पर एडजस्टमेंट। लास्ट वाला जो स्टेप है वो आपका है सॉल्व एज पर एडजस्टमेंट। जितने भी एडजस्टमेंट दिए जाएंगे उस हिसाब से आपके लिए सॉल्व करना होगा सब, ठीक है।
अब इन्हीं स्टेप्स से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जर्नल एंट्रीज निकाल लेता हूं। पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि हर एक चीज की जो जर्नल एंट्री है वो कैसे होती है। ओके, तो जर्नल एंट्री, एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। चाहे आप लेजर करो चाहे आप जर्नल करो, आपके लिए ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप ये 6 स्टेप फॉलो करते हो तो आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है, सॉल्व हो जाता है। पहली बात, सिस्टम से ही चलना है हमें, सिस्टम से बाहर नहीं जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें कि कंपनी जब डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो एक लिक्विडेटर के लिए अपॉइंट किया जाता है। और लिक्विडेटर कौन होता है? एक एक्सपर्ट होता है जिसे नॉलेज होती है कि किस तरह से एसेट को वैल्यू किया जाता है और किस तरह से उसे सेल किया जाता है। जो भी पैसा आता है उससे वो क्या करता है, सारी की सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर देता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, जिससे कंपनी ने अमाउंट लिया है वो छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी के पास जो भी पैसा आता है पूरा का पूरा अमाउंट उन लाइबिलिटी का पेमेंट करने में लगा देती है। ठीक है, पहला लेते हैं कि जो लिक्विडेटर है उसे कुछ ना कुछ फीस दी होगी, ठीक है, या फिर उसने कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा अपनी जेब से। जो भी खर्चा लिक्विडेटर करता है सबसे पहले वो रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अगर मैं सिस्टम से बताऊं तो, ठीक है, तो ये एंट्री फॉर डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, डिसोल्यूशन का खर्चा या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा, जो भी खर्चा लिक्विडेटर करता है वो खर्चा कौन भरती है? कंपनी भरती है। क्योंकि वो लिक्विडेटर का खर्चा नहीं है, वो कंपनी का ही खर्चा है, लेकिन लिक्विडेटर ने भर दिया है तो कंपनी पेमेंट करेगी। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या आती है? एंट्री आती है उसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, और क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, चाहे चाहे कंपनी कैश में पेमेंट करे चाहे बैंक द्वारा पेमेंट करे, तो इसीलिए कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है। समझ में आया? एक चीज आपको याद रखनी है, जब जब आपका लॉस होगा तब तब आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब जब किसी भी चीज का पेमेंट होगा, चाहे वो एक्सपेंस का पेमेंट हो चाहे किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट हो, जब जब पेमेंट की बात आएगी तब तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। समझ में आया? अब मान लेते हैं ये जो एक्सपेंस है, ये जो रियलाइजेशन का खर्चा है, ये कंपनी नहीं करती है। ठीक है, इनमें से कोई पार्टनर था, ए या फिर बी, ए और बी ने बोला कि भाई हमारी जो कंपनी है वो तो डूब रही है, उसके पास तो कोई पैसा है नहीं, चलो ऐसा करते हैं कि हम ही पेमेंट कर देते हैं। या ए या फिर बी, इन दोनों में से डिसाइड किया किसी भी एक ने। ठीक है, अगर कोई पार्टनर उसका पेमेंट करता है तो सिंपल सी बात है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, चाहे पेमेंट कोई भी करे, पर पेमेंट तो हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर अगर अगर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है अगर पार्टनर करता है पेमेंट, तो क्या हो जाएगा? टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल। ओके, पार्टनर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? जब जब पेमेंट होगा तब तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पेमेंट कौन कर रहा है? अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी के पास से कैश बैंक जाएगा, इसलिए कैश बैंक क्रेडिट। अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो कंपनी के पास से क्या कुछ गया? नहीं गया। ठीक है, कंपनी के पास से कुछ भी नहीं गया तो इसलिए कैश बैंक क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि हम कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। जो पेमेंट है वो किसने किया है? वो पार्टनर ने पेमेंट किया है, इसलिए एंट्री बन गई तुम्हारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। थर्ड वाला है तुम्हारा, अब यहां से चलते हैं, ट्रांसफर ऑल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है, ये भी हम बनाते हैं। ठीक है,
तो इसका बैलेंस इसमें डाल देंगे, कैश का बैलेंस इसमें डालेंगे, अगर लोन अकाउंट दिया तो उसका भी बैलेंस उसमें डालेंगे। तो बैलेंसेस को ट्रांसफर करने की कोई भी एंट्री नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कोई भी आप बैलेंस ट्रांसफर करते हो कैपिटल, कैश और लोन का, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है। एंट्री यहां से आपकी बननी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट सेकंड है आपका ट्रांसफर ऑल एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई भी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो तुम्हारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईच एसेट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईच एसेट, जितनी भी एसेट यहां पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट में डालूंगा उतनी की सारी एसेट की लिस्ट यहां पर आ जाएगी, ठीक है। सारी की सारी एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आया। अभी थर्ड वाला है ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये क्या, ये तो लाइबिलिटी है, एसेट ट्रांसफर की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, और ईच एसेट क्रेडिट हुई। लेकिन ये क्या है, अब मैं ये लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स क्या होगा, अब यहां पर आएगा ईच लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक 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 करके सॉल्व कर रहे हैं हम। अभी लेते हैं फोर्थ वाला। अगर आरडीडी ट्रांसफर की, अगर दी हुई है आरडीडी सब में, अगर दी हुई है बैलेंस शीट में, और वो आरडीडी अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो मैं मान लेता हूं थोड़े टाइम के लिए कि जो आरडीडी आपकी लायबिलिटी है, जिस तरह से आप लायबिलिटी के लिए ट्रांसफर करते हो उसी तरह से आपको आरडीडी को भी ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री है वो सेम एंट्री बनेगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो यहां पर लाइबिलिटीज अगर मैं लिखता तो लाइबिलिटी का यहां पर नाम आता, टू रियलाइजेशन आया, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है, यहां पर एक ही सिंगल आरडीडी है, इसलिए मैंने क्या लिखा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। अब यहां पर क्या है, यहां पर सारा का सारा रिजर्व डिवाइड हो रहा है, सारा का सारा रिजर्व डिवाइड होगा तो किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। अब पार्टनर को मिलेगा तो एंट्री क्या आनी चाहिए भाई, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर की इनकम, इसका मतलब पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ठीक है। उन्हें क्या मिल रहा है, रिजर्व मिल रहा है, रिजर्व मिल रहा है तो एंट्री क्या बनती है, मान लो कि जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है। सारे के सारे रिजर्व डेबिट होंगे और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, जिनको भी जो भी रिजर्व मिलेगा। अब लास्ट वाली एंट्री बची है सॉल्व एज पर एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट आता है उस हिसाब से अब हमें चलना है। अब एडजस्टमेंट आ क्या सकता है, एडजस्टमेंट ये आ सकता है कि भाई जो डिसोल्यूशन है ये हो किस लिए रहा है, पूरा का पूरा जो डिसोल्यूशन है इसका क्या प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस ये है कि भाई ये जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ने सारी एसेट को वैल्यू कर डाला है। कैसे वैल्यू किया, देखो सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जहां पर एसेट को रखा जाता है वैल्यू कर कर सेल करने के लिए, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट ही है, तो यहां पर एसेट को वैल्यू किया और वहां पर रख दिया, ठीक है। अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब क्या करना है, एसेट को सेल करना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो एसेट हम सेल कर देते हैं, चलो भाई उससे एसेट को सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई एसेट ऐसी होती है, मान लेते हैं कि कोई फर्नीचर है, फर्नीचर अगर कंपनी में पड़ा है तो कोई पार्टनर बोलता है कि सर ऐसा करते हैं कि जो फर्नीचर मुझे अच्छा लग रहा है ये फर्नीचर को मैं लेके चला जाता हूँ, ठीक है। चाहे वो डिस्काउंट में लेके जाए, चाहे प्रीमियम पर लेकर जाए, जो भी अमाउंट में लेके जाएगा, ठीक है। तो इसके दो सिचुएशन है,
जब भी एसेट को सेल करेंगे तो एक तो सेल से अमाउंट आएगा, दूसरी बात या तो उस एसेट के लिए कोई पार्टनर लेकर जाएगा, ठीक है। या तो एसेट सेल होगी या तो एसेट को पार्टनर लेकर जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या आती है, उसकी एंट्री मैं आपको बताता हूं। ये 6 स्टेप्स तो मैंने कर दिए। लास्ट वाला बाकी है, ये वाला एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है सेल कर दी, ठीक है, सोल्ड। रियलाइज्ड या फिर सोल्ड। अब मुझे बताओ, जो तुम्हारी एसेट है वो सेल होगी तो पैसा आएगा, है ना। पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में पैसा आ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया, बहुत सिंपल है। दूसरी बात है, व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, जब कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेकर जाता है तो उसकी एंट्री क्या आएगी। मान लो कुछ एसेट तो हमने सेल कर दी, लेकिन कुछ एसेट पार्टनर एग्री हो गया कि भाई ये वाली एसेट मैं लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अब एसेट को पार्टनर लेकर गया तो वे पार्टनर को एसेट मिल गई, ठीक है। अब यहां पर आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। थर्ड वाला है, अब मान लो कि जो लिक्विडेटर है उसने क्या किया, एसेट को सेल कर दिया। एसेट को सेल करने के बाद में बहुत सारा अभी पैसा जमा हो गया। अब पैसा जमा हो गया तो अब जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, और जो बैंक लोन जहां से हमने लिया है, वो लोग अभी चिल्लाने लगेंगे, बोलेंगे भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ठीक है। अब उनका भी तो पैसा रिटर्न करना है ना। आपने अपना तो फायदा देख लिया, लेकिन जो आपने ले रखा है ऑलरेडी उन्हें भी तो देखना है। अब आपके पास बैंक में पैसा आ चुका है, अब ये जो अमाउंट है उसको आप यूज करो, ठीक है। अब मान लेते हैं जो क्रेडिटर है, बैंक लोन है, किसी भी आप लायबिलिटी का जब पेमेंट करते हो, तो मैंने बताया था जब जब आप किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश और बैंक। यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, व्हेन लायबिलिटी पेड ऑफ, ठीक है। जब आपकी लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था, अभी जो रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था या तो कंपनी खुद करेगी उसका पेमेंट, ठीक है, लिक्विडेटर को खुद अपने पास से देगी, या तो उसका कोई पार्टनर एग्री हो जाता है कि भाई चलो कंपनी तो डूब ही रही है, ऐसा करते हैं हम ही दे देते हैं पेमेंट, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी है लायबिलिटी में, जब जब लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो कैसे होता है, अगर कंपनी के पास पैसा है, अमाउंट है, तो ठीक है भाई दे देगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर नहीं है तो बहुत सारे दयावान होते हैं पार्टनर, तो वो क्या करेंगे, बोलते हैं भाई हम दे देंगे। कंपनी ने पेमेंट किया किसी भी लायबिलिटी का तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और इस लायबिलिटी का अगर पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो भाई पेमेंट तो हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये तुम्हारी एंट्रीज है जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है।
सारी की सारी एंट्री तुम्हारे पास रखी हुई है। बची कुची जितनी भी एंट्री है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं, एक फॉर्मेट बताता हूं कि उस फॉर्मेट के जरिए ही आपको जर्नल एंट्री याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 6 स्टेप याद रखने हैं। ये 6 स्टेप याद रखोगे, आपको पूरा का पूरा डिसोल्यूशन आपका जो है वो खत्म हो जाएगा इन 6 स्टेप से। और लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि सर हमें याद नहीं होती है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री को किस तरह से हम याद करें ये बताइए आप। ऐसी कोई ट्रिक दे दो, ऐसा कोई कैप्सूल खिला दो जो सारी की सारी जर्नल एंट्री हमें याद हो जाए। ठीक है, तो एक कैप्सूल मैं आपको देता हूं, जैसे ये सारी की सारी जर्नल एंट्री याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कैप्सूल ये है। जो अकाउंट बनते हैं, ठीक है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनते हैं वो ये हैं। एक तो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपका है ये रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर है आपका लोन अकाउंट। और एक आपका कैश और बैंक अकाउंट, यहां पे बना देते हैं कैश और बैंक अकाउंट। अब जो लेजर है उससे जर्नल याद कैसे रखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको जर्नल एंट्री याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहां पर देखना है और सबकी सब एंट्री तुम्हारे माइंड में उतर जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं। अभी जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इस अकाउंट में डेबिट साइड भरी है, इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सारी की सारी एसेट ट्रांसफर होती है, तो यहां पर आता है टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, एसेट के तौर पर मैं एक दो एसेट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर मैंने सिर्फ दो एसेट ली, ये तुम्हारा सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे सर इससे हमें जर्नल कैसे याद होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर टू है, टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है क्रेडिट हुआ है ये। ठीक है, क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बन गई तुम्हारी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर आते हैं क्रेडिट साइड पर, बाय। अब टू का मतलब क्रेडिट, तो बाय का मतलब क्या होगा, बाय का मतलब होगा डेबिट। ठीक है, बाय का मतलब डेबिट। अब बाय में लिखता हूं बाय सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब होता है मैनी, सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटी ले लेते हैं, क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बाय का मतलब क्या हुआ, डेबिट। इसका मतलब ये जो क्रेडिटर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है ये डेबिट हो गए, क्योंकि ये आ रहा है ना क्रेडिट साइड पर, यहां पर लिखा है बाय, बाय क्रेडिटर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये दोनों के दोनों डेबिट हो गए। तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया ये अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अभी तक तो मैंने आपके लिए सिर्फ दो एंट्री बताई है। ठीक है, अब और आते हैं। अब जो एसेट है, भाई एसेट ट्रांसफर तो यहां होती है, एसेट अभी तक तो सिर्फ ट्रांसफर हुई है और लायबिलिटी भी अभी तक ट्रांसफर हुई है। जब जब एसेट को हम बेचते हैं या उस एसेट को कोई पार्टनर लेकर जाता है ना, लिक्विडेटर क्या करता है, पहले
सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में रख देता है और सारी की सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में रख देता है। इनको वैल्यू करता है कि भाई किसको कितना देना है लायबिलिटी, ठीक है, अमाउंट, और ये जो एसेट है इनकी वैल्यू से कितना रुपया हमें आएगा, ठीक है। ये जो अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट में सब कुछ रख दिया है, ये तो रखने की एंट्री है, अभी तक तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो मशीनरी और फर्नीचर है, मान लेते हैं सिर्फ दो ही एसेट है और दो ही लायबिलिटी है। अब अभी तक तो ये ट्रांसफर हुई है, अब इन्हें बेचेंगे या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो मशीनरी है ना, ये मशीनरी सेल कर दी, ठीक है। अब मशीनरी सेल कर दी तो भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश और बैंक अपोजिट साइड पे, ठीक है। जब जब मशीनरी सेल होती है, कोई भी एसेट, मशीनरी नहीं, कोई भी एसेट जब जब सेल होगी या फिर कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो वो अपोजिट साइड पर आती है, ठीक है। एसेट, कोई भी एसेट जब ट्रांसफर होगी तो डेबिट साइड पर आती है, लेकिन जब सेल होगी या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी। वैसे ही तुम्हारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी है, जब जब लायबिलिटी आपकी ट्रांसफर होगी तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी, लेकिन जब इस लायबिलिटी का पेमेंट होगा या तो कोई इसे पार्टनर लेकर जाएगा या पार्टनर इसका पेमेंट करेगा तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश और बैंक। बेचा क्या, बेचा मैंने मशीनरी, तो मैंने यहां पर लिख दिया मशीनरी, ठीक है। अब मेरी एंट्री क्या बन गई भाई, बाय का मतलब तो डेबिट होता है ना, और बाय यहां पर क्या लिखा है, कैश और बैंक, तो मेरी एंट्री बनती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कि मैंने क्या बेचा, एक्चुअल में तो पैसा आया ना मेरे पास, तो यहां पर क्या आया, पैसा आया, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया। अब मान लेते हैं कि ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर के लिए बेचा नहीं, इस फर्नीचर के लिए कोई पार्टनर लेकर गया, तो पार्टनर लेकर गया तो मैं उस पार्टनर का नाम लिख दूंगा बाय पार्टनर कैपिटल। समझ में आया। अब एंट्री क्या बन गई तुम्हारी, अब एंट्री बन गई है तुम्हारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल है ना। चलो अब वैसे ही मैं लायबिलिटी का भी करके दिखाता हूं। अब लायबिलिटी मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दी है, अब ट्रांसफर कर दी, मुझे इनकी वैल्यू पता चल गई कि भाई क्रेडिटर को कितना देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना देना है, ठीक है। अब मैं इनका क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। चलो इसका मैं पेमेंट करता हूं क्रेडिटर का, तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। अब मैंने यहां पर ऊपर ही बता दिया आपको कि टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, इसका मतलब कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैश और बैंक लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और नीचे जैसे यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वैसे यहां पर भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि भाई मैंने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, ठीक है, सिंपल। चलो अभी मान लेते हैं कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया, इसका पेमेंट किसने किया, इसका पेमेंट किसी पार्टनर ने किया। अब पार्टनर ने पेमेंट किया, तो जैसे कि यहां पर कोई पार्टनर एसेट को लेकर गया, वैसे यहां पर पार्टनर लायबिलिटी को लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने पार्टनर का नाम लिखा, वैसे यहां पर भी मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा। तो यहां पर आएगा पार्टनर कैपिटल, ठीक है। अब ये अगेन टू मैंने लगा दिया, मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन। एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, जब जब आपकी एसेट ट्रांसफर होती है तो वो डेबिट साइड पर ट्रांसफर होती है, और यहां पर क्या लिखते हो, टू सन्ड्री एसेट, और उन एसेट का नाम लिख देते हो। तो एंट्री क्या बन गई तुम्हारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू पेटेंट, जितना भी एसेट है सबका सब क्रेडिट होगा। जब ये एसेट सेल होगी तो अपोजिट साइड पर आ जाती है, ठीक है, ट्रांसफर होगी डेबिट साइड पर, लेकिन जब ये सेल होगी या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर आती है, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा बाय कैश बैंक, अगर एसेट सेल होती है तो, और कौन कौन सी एसेट बेची मैं यहां पर नीचे लिखूंगा, ठीक है। मुझे याद रखना है, अगर मैं अपोजिट साइड पर एंट्री करता हूं तो यहां पर क्या लिखता हूं, बाय, और बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट क्या हुआ, कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
ठीक है। अगर कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेकर गया, ठीक है, तो मैं पार्टनर का नाम लिख दूंगा। सही है। तो एंट्री क्या आ गई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम किसका है, लायबिलिटी का है। लायबिलिटी में क्या हुआ भाई, लायबिलिटी ट्रांसफर तो यहां पे हुई, ठीक है। जब इसका पेमेंट होगा या कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या होगा कि ये अपोजिट साइड पे आ जाएगी। अगर मैंने क्रेडिटर का पेमेंट किया तो कंपनी के पास से पैसा गया, तो मैंने लिखा क्या, टू कैश और बैंक। टू का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट, मैंने ऊपर ही बता दिया है। टू का मतलब क्रेडिट, बाय का मतलब डेबिट। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है। अब इस बैंक ओवरड्राफ्ट को मान लेते हैं कोई पार्टनर ने बोला कि भाई मैं इस बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है, अगेन भाई यहां पर लिख दूंगा टू पार्टनर कैपिटल। किसका पेमेंट किया इसने, इसने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया, ये भी दिखाना है, ठीक है। लेकिन रियल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये तो क्या, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया आपने, ये क्या, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है जो आपने दिया हुआ है। सही है। अब मान लेते हैं भाई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बारी है, तो एसेट और लायबिलिटी की बारी आ गई। अब एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट किसको करना पड़ता है, कंपनी को करना पड़ता है, क्योंकि जो लिक्विडेटर है उसने इतना सारा काम किया है, तो उस काम के दौरान कुछ उसका खर्चा हो गया होगा। अब खर्चा हो गया तो भाई वो अपनी जेब से तो भरने वाला नहीं है, भरने वाला कौन है, कंपनी भरने वाली है। ठीक है। तो कंपनी देगी सारा का सारा पैसा, सारा का सारा पैसा कंपनी देगी। तो इसीलिए भाई कंपनी के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस का क्या करेगी, वो पेमेंट करेगी, किसको देगी, लिक्विडेटर को देगी। तो भाई गया तो भाई डिसोल्यूशन के टाइम पर ही ना, कंपनी का तो खर्चा हो गया। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जब जब आप किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो तब तब आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है। अगर उसका पेमेंट कंपनी कर रही है, अपने तरफ से पैसा दे रही है, तो एंट्री क्या आती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है। लेकिन अगर उसी एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करता, पार्टनर बोलता चलो हम कर देते इसका पेमेंट, तो एंट्री क्या क्या आ जाती, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि भाई पेमेंट तो हो ही रहा है, पेमेंट के टाइम पर रियलाइजेशन डेबिट ही होगा। लेकिन पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने किया, इसलिए एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फंडा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई एसेट यहां ट्रांसफर होती है, लायबिलिटी यहां ट्रांसफर होती है, इनकी एंट्री आती है। एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन टू ईच एसेट, यहां पर एंट्री ये पास करेंगे तो ईच लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो एसेट है यहाँ पर सेल होगी या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा, तो इनकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। और जो लायबिलिटी है इसका पेमेंट होगा, और कोई पार्टनर अगर पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी, इतना याद रखना है। अब मान लेते हैं कि कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, तो भाई यहां पर बांटोगे, है ना, यहां पर बांटोगे ना। सबसे पहले तो यहां पर लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया होगा तो इसकी कोई एंट्री आती नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आती है, याद रखना। लेकिन अगर रिजर्व दिया है तो यहां पर लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व, बाय बाय प्रॉफिट और लॉस। ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पार्टनर में डिवाइड होगा तो इसकी एंट्री आएगी, ठीक है, इसकी एंट्री नहीं आएगी और इन दोनों की एंट्री आएगी। अब मुझे बताओ, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें कि बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है डेबिट। तो भाई डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये रिजर्व दिया किसको है, पार्टनर को दिया है। मान लेते हैं कि जो पार्टनर है ये ए है और ये बी है, तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सिंपल, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या यूज करना है, ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं और ये फॉर्मेट यूज करना है। यहां पर आपका 80% डिसोल्यूशन ऑफ फर्म खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है अभी इसके आगे। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं याद होती है तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बता दी है, ये इस आप ट्रिक को याद रखो और आपके लिए सारी की सारी जर्नल एंट्री याद रह जाएगी। ठीक है। अब बात आती है लोन की।
कि भाई पार्टनर का लोन दिया है तो क्या। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर पार्टनर का लोन दिया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी लोन दिया पार्टनर का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मान लेते हैं कि 5,000 रुपए का कोई लोन था। ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दिया भाई ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन क्योंकि ये भी तो लायबिलिटी है, इसका भी तो पेमेंट करना है, पैसा आया है लिक्विडेटर के पास, कंपनी के पास पैसा आया है, तो इसका भी पेमेंट करना ही पड़ेगा। और जब मैं इसका पेमेंट करूंगा तो इसका पेमेंट कहाँ होगा, अपोजिट साइड पर। ठीक है। तो कंपनी इसको पैसा देगी नहीं देगी, देगी पैसा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, टू कैश और बैंक। एंट्री क्या आ गई, टू मतलब क्रेडिट। ठीक है। तो डेबिट क्या हुआ, लोन। तो पार्टनर लोन है यहाँ, हाँ ये पार्टनर लोन। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सिंपल। सारी की सारी एंट्री आपके सामने है। सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा जो प्रोसीजर है, किस तरह से आप डिसोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिख कर दे दिए। इन स्टेप्स से ही चलना है। कोई भी सम जब भी आप करोगे तो ये स्टेप्स फॉलो करने, 6 स्टेप। ये 6 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए और ये ट्रिक फॉलो कर ली तो आपका डिसोल्यूशन यहाँ पर 80% खत्म। ठीक है। थैंक यू सो मच।